हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। मैं विकास तिवारी आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़े हुए ग्रामीण परिवेश की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसका यह 5वां वीडियो है। जिन साथियों ने पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर जाकर पिछले चारों वीडियो को देख लें, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ग्राम समाज के बारे में, गांव के बारे में, गांव के प्रकार के बारे में, ग्रामीण समाज की विशेषताओं के बारे में, जजमानी प्रथा क्या होती है, परिवार तथा उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। जिन साथियों ने ये सब नहीं पढ़ा है, पिछले वीडियो में जाके पढ़ लें, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों, यहाँ से आज का वीडियो का कंटेंट स्टार्ट होता है। आज हम देखें ग्रामीण समाज की समस्याओं के बारे में। क्या होती हैं ग्रामीण समाज की समस्याएं? पहले हम सरसरी से एक बार देख लेते हैं होती क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हो जाता है गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत ढांचों का अभाव, ऋणग्रस्तता, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, शहरों की ओर पलायन, साक्षरता का अभाव, बाल विवाह, निम्न उत्पादकता। समझ रहे हो ना, ये सब तो होती हैं। अब ये जो मेन प्रॉब्लम है, ये दोनों हैं। ये आपका ज़्यादा समय भी लेंगी और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आने की संभावना भी इन सब की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, तो इस गरीबी को, आज का वीडियो हम पूरा इस गरीबी को समर्पित करते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं भारत में निर्धनता की। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को जीवन के आधारभूत निम्नतम आवश्यकताओं कौन कौन सी, जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उसे गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। समझ रहे हैं ना, जब आपके पास भोजन, वस्त्र एवं आवास की भी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, उसके लिए भी आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि गरीब कहे जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर प्राप्त करने की असमर्थता। सेम वही बात है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति निम्नतम जीवन यापन स्तर को भी प्राप्त करने में असमर्थ हो रहा हो, तो वह गरीब कहा जाएगा। अर्थात जब निम्नतम जीवन यापन स्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, तो उसे गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा, गरीबी कहा जाएगा। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गरीबी को कौन कौन से आधार पर मापा जाता है? पहला है सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष। तो इस वीडियो में हम सापेक्ष को निपटा देंगे, अगले में निरपेक्ष को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस वाले में आपका फैक्ट छुपा हुआ है, फैक्ट पर आधारित है, और निरपेक्ष जो गरीबी का मापन है वो आपके डाटा को कंज्यूम किए हुए है। ठीक है, तो इसमें हम सापेक्ष गरीबी को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सापेक्ष गरीबी की। सापेक्ष गरीबी क्या होती है? सापेक्ष नाम से क्या समझ में आ रहा कि हम कोई एक अपना आधार बना लेंगे, किसी को, मतलब किसी व्यक्ति को आधार बनाएंगे। इससे जो अमीर रहेगा, मतलब इससे जो प्लस में रहेगा उसको अमीर बोलेंगे, इससे जो माइनस में रहेगा उसको गरीब बोलेंगे। ठीक है, ये होता है, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को आधार बनाते हैं यहाँ पे हमको गरीबी नापने के समय। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। जैसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, गरीब है, लेकिन गरीब कैसे नापेंगे? कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उसको हम निर्धारित कर देंगे, हाँ भैया इन व्यक्ति से अगर नीचे कमा रहा हो तो वो गरीब है, इनसे ज़्यादा कमा रहा हो तो अमीर है। फॉर एग्जांपल अगर बताएं शाहरुख खान गरीब है कि अमीर है, आप बताइए। तो ये इस वाले सापेक्ष गरीबी के तहत ऐसे बता पाना संभव नहीं होगा। शाहरुख खान गरीब ही हो जाएगा, कब? जब उनका तुलना एलन मस्क से किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सापेक्ष देखा जा रहा है, किसी व्यक्ति के सापेक्ष में देखेंगे तो शाहरुख खान भी गरीब हो जाएंगे, वैसे देखेंगे तो शाहरुख खान अमीर हो जाएंगे, इसके हमारी आपकी तुलना में। ठीक है, तो इस सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किसी न किसी की तुलना में किया जाता है। आगे देखते हैं, इसे मापने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी भैया देखते हैं आगे। एक लॉरेंज वक्र होता है, गिनी गुणांक होता है।
ये दोनों पक्का हम गारंटी कर रहे हैं कि इससे पक्का है एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, ये आपके फैक्चुअल नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक दोनों ही आय की विषमता की माप को दिखाते हैं, उनसे संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉरेंज वक्र का फैक्ट क्या है, 1905 में इसको दिया गया था, किसके द्वारा, मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा। मैक्स को लॉरेंज लिखा था, मैक्स ओ लॉरेंज है। ठीक है, मैक्स ओ लॉरेंज, ठीक है, मैक्स ओ लॉरेंज थे, इन्होंने दिया था। और दूसरा गिनी गुणांक को 1912 में दिया गया था, किसके द्वारा, कोरेडो गिनी के द्वारा, कोरेडो गिनी के द्वारा। ठीक है, अब देखो नाम में दोनों का छिपा हुआ है, गिनी है, गिनी ने गिनी गुणांक दे दिया है, लॉरेंज है तो लॉरेंज इनके नाम से तो शायद ही आएगा, लेकिन ये वर्ष पूछ सकता है कि ये कब दिया गया था। लॉरेंज वक्र का कॉन्सेप्ट 1905 में दिया गया, गिनी गुणांक उसी के 7 साल बाद 1912 में दिया गया था। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉरेंज वक्र होता क्या है। लॉरेंज वक्र व्यक्तियों की आय के वितरण का रेखा चित्र प्रदर्शन करता है। ये नाम से सही लग रहा है ना कि ये वक्र होगा, तो ये एक प्रकार का रेखा चित्र ही होता है। ठीक है, इसके तहत आय प्राप्तकर्ताओं तथा कुल आय के बीच का चित्र बनाया जाता है, एक रेखा चित्र बनाया जाता है, एक ग्राफ बनाया जाता है, किसके किसके बीच में, आय प्राप्तकर्ताओं के तथा कुल आय के बीच में। एक साइड ऐसे करेंगे तो एक साइड आय प्राप्तकर्ता हो जाएंगे, एक साइड जो है कुल आय हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। बनाया गया लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा, अभी आगे देखते हैं होता क्या है पूर्ण समता रेखा, कि जितने पास होगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ठीक है, जितने ही नज़दीक हम पूर्ण समता रेखा के जाते जाएंगे उतना ही आय की विषमता कम होती जाएगी। लॉरेंज वक्र अगले पृष्ठ पर दिखाया जा रहा है, आगे देखते हैं। ये रहा लॉरेंज वक्र, देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरा अगर इस सेटअप की बात करें तो ये लॉरेंज वक्र है। ठीक है, लेकिन अगर इस सेटअप के अंदर में कौन सा है लॉरेंज वक्र, तो देखिए जहाँ पे मैंने पेन चला रखा है यही है, इसको लॉरेंज कर्व बोलते हैं, लॉरेंज वक्र। ठीक है, ये वाला लॉरेंज वक्र है, ये वाली है पूर्ण समता रेखा। ये एक आइडियल कंडीशन होती है, यहाँ पे कभी प्राप्त नहीं किया जाता, मतलब कोई भी देश इस रेखा को पूर्ण प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन प्राप्त करने की ओर हमेशा अग्रसर होता है। जैसे कोई अगर हम कहें कोई देश है जिसकी हालत एकदम, इकोनॉमी की हालत एकदम खस्ता हालत में है, तो क्या सोचेगा कि हम मैक्सिमम इसी आदर्श रेखा या पूर्ण समता रेखा की तरफ ही अपने वक्र को ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो इस कर्व के बारे में ध्यान से थोड़ा सा गहराई में पढ़ते हैं। क्या होता है ये कि देखिए, ये एक्स एक्सिस बनाए गए, ये वाई एक्सिस बनाए गए। एक्स एक्सिस पे हमने आय प्राप्तकर्ताओं को नोट कर रखा है और वाई एक्सिस में कुल आय को। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे 20, 40, 60, 100 के अनुपात में बांटा है, सेम ऐसे इधर भी बांट रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये हमने बना दिया आदर्श रेखा। आदर्श रेखा कैसे मिली है, देखिए ये मतलब 20 लोग हैं, समझ लो कि 100 रुपये थे, 100 रुपये थे और इधर 100 लोग थे। ठीक है, अब आदर्श रेखा कैसे मिलती है देखते हैं। 20 लोगों के बीच में 20 रुपये का वितरण हुआ, तो ये यहाँ पे काटी रेखा। 60 लोगों के बीच में 60 का वितरण हुआ, ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है क्योंकि ये फ़ोटो सेट करते समय हमने कर दिया था गलत, अलग हो गया है। इसका हम आपको नए पेज पे दिखा देते हैं कैसे होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ये हमने बना लिया, यहाँ पे ऐसे गए, ये 20, यहाँ पे भी 20 होगा, माने 20 लोगों में 20 रुपये बंटे हैं। ठीक है, यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 40 लोगों में 40 रुपये बंटे हैं 40 लोगों में। आगे देखते हैं, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, तो ये तो जब एक रेखा ऐसे खींची जाएगी, हमने पहले से ही रेखा खींच दिया था सहूलियत ही के लिए,
बाकी ये रेखा बाद में खींची जाएगी। जहाँ पे कटान बिंदु इधर और इधर का जब कटान बिंदुओं मिलेंगे उन सबको मिलाया जाएगा तब एक रेखा मिलेगी। तो ये इस रेखा को एक आदर्श रेखा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में बात करते हैं लोग देशों में, ये रेखा प्राप्त नहीं होती है। उनमें क्या होता है, जनसंख्या की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, पैसा कम होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, इस टाइप का। तो उनका एक्चुअल जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। हम कलर चेंज करके दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके की, यहाँ पे ऐसे जाता हुआ बनेगा मान लो, ठीक है। ये बोला जाएगा लॉरेंज वक्र, ठीक है। और ये हो गया आदर्श स्थिति। अब बात करते हैं आगे इसके, बस इतना ही है। बस अगर आपसे सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा कि लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है, तो गरीबी मापन से संबंधित एक साधन है, ठीक है। अब लॉरेंज वक्र का एक थोड़ा सा कुछ अंदर में पढ़ते हैं, इसका क्या क्या एक नोटेशन क्या क्या होते हैं। तो नोटेशन में देखिए इधर इस वाले एरिया को, माने ये जो एरिया, माने जो एक्चुअल स्थिति और आदर्श स्थिति के बीच में जो एरिया होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। जो आधार रेखा, ये आधार रेखा है इधर वाली, आधार रेखा और लॉरेंज कर्व के बीच की स्थिति को बी, एरिया को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया पूरा होगा ए और जो नीचे का एरिया होगा बी, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अपने पीछे टॉपिक पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे थे दोस्तों, हाँ, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गिनी गुणांक के बारे में जानते हैं। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक क्या होता है? गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है भैया। उससे अपडेटेड वर्जन है, लॉरेंज वक्र से अपडेटेड वर्जन है ये, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या करता है। यह लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता के बीच के क्षेत्रफल, लॉरेंज वक्र देखिए, ये रहा लॉरेंज वक्र, ये वाला, ये तो रही समता रेखा, ये रहा लॉरेंज वक्र, इसके बीच के क्षेत्रफल देखो, लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता, ये क्षमता लिखो, पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल एवं पूर्ण समता रेखा के नीचे का कुल क्षेत्रफल। ये रही पूर्ण समता रेखा, हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको, इसके नीचे का कुल क्षेत्रफल के नीचे का कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होता है। समझे? नहीं समझे, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसको अगर हम ए माने हैं, जैसे कि अभी हमें पिछले साइड में दिखाया था ए है, इसको बी माने हैं, तो ये किसका अनुपात होता है पता है? ए बटे समता रेखा के नीचे का क्षेत्रफल, ए धन बी हो जाएगा, ए धन बी। कुछ हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे था, ये था, तो ये था, ये ए है, इसके नीचे का ये बी है, तो ए बटे टोटल ए धन बी, ये होता है, यही अनुपात होता है। माने समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल बटे में समता रेखा के नीचे का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यही अनुपात होता है। क्या? गिनी गुणांक, ये अनुपात होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए लिखा रखा है हमने। आगे देखते हैं कि जी का मान सदैव 0 से 1 के बीच में होगा। जी का मान 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। कभी कभी बराबर भी हो जाएगी, एक आदर्श कंडीशन हो जाएगी। अगर 0 हो गई तब भी आदर्श हो जाएगा, 1 हो गया तब भी आदर्श कंडीशन हो जाएगा। देखिए ये हमने लिखा है 0, अगर 0 हो जा रहा है तो आइडियल कंडीशन बन जाएगी। अब 1 सेकंड के लिए हम लोग जी का मान 0 मान के देखते हैं। जी का मान जब 0 हो जाएगा तब होगा क्या? ए बटे ए प्लस बी बराबर 0। 1 मिनट, इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर इसका थोड़ा सा, हाँ देखते हैं। ए बटे ए प्लस बी बराबर 0, तो ये कब होगा? इसको उधर चला जाएगा, माने ए बराबर 0। ए बराबर 0 का मतलब समझे आप? देखिए इधर ये वाला 0, ये वाला टॉप जो है 0 हो गया है, ये ए 0 हो गया है, तो इसका मतलब लॉरेंज वक्र और समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल कुछ है ही नहीं। इसका मतलब लॉरेंज वक्र आपका पूर्णतः आदर्श रेखा पे जाके चिपक गया है।
समझ रहे हो ना, मतलब आपके देश में जितना लोग आय कमा रहे हैं और जितना कुल आय है में बराबर का वितरण हुआ है, ठीक है। तो ये तो आदर्श स्थिति बन ही गई है ना। आगे देखते हैं, एक कब होगा, एक जी का मान एक कब होगा, रख के देख लेते हैं। ए बटे ए प्लस बी बराबर एक रख लेते हैं। तो ए जब रख, ए बराबर, इसका मतलब हो जाएगा ए धन बी, तो ए से ए कट गया, अर्थात क्या आ गया, बी बराबर 0 आ गया। बी बराबर 0 का मतलब समझे, देखिए ये वाला कंडीशन, माने ये तो रहा आपकी आदर्श स्थिति, और लॉरेंज वक्र और ए की आदर्श स्थिति के बीच में ए था। तो ये आपने बी को 0 करने के लिए ये समझ लो एकदम इधर से ले जा रहे हैं, एकदम इधर से ही, ठीक है। तभी ना इधर इस साइड ही तो बी रहता है, और ये 0 हो जाएगा। ए बहुत बड़ा हो गया। आप देखिए भैया, ये आदर्श स्थिति रही आपकी और ये एक्चुअल स्थिति रही, मतलब पहुंचना आपको यहाँ पे है, आप पहुंच जितना दूर इससे रहे हैं, तो ये तो आपके लिए एकदम मतलब वर्ष से वर्ष कंडीशन हो रही है। तो यही यहाँ पे देखिए, गरीबी और अनहैप्पीनेस और चोरी, सब ये सब चीज़ें बढ़ती रहेंगी आपके देश में। तो ये होगा गिनी गुणांक का, ये मतलब होता है, ये सबसे प्रचलित विधि है गिनी गुणांक गरीबी मापन की, ठीक है। आगे देखते हैं अब। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाई का मटेरियल इतना ही था। आशा करते हो कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको नॉलेज को इन्हेंस करने में मदद करेगी। अगली क्लास में हम निरपेक्ष गरीबी, जो हमने पिछले कुछ स्लाइड में हमने दिखाया था ना कि आज इस वाले वीडियो में सापेक्ष गरीबी को देखेंगे, अगले वीडियो में हम निरपेक्ष गरीबी को देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम निरपेक्ष गरीबी के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। साथ ही तेंदुलकर समिति की कुछ रिपोर्ट हैं, यही निरपेक्ष गरीबी का ही अंदर में, जैसे सापेक्ष गरीबी के अंदर लॉरेंज कर्व आया था, गिनी गुणांक आया था, वैसे ही निरपेक्ष गरीबी के अंदर में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आएंगी। इसमें कुछ डाटा होंगे जिनको आपको याद करना होगा, साथ ही रंगराजन समिति में रिपोर्ट्स होंगी। ऐसे ही और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिले रहेगा। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाइए। तो धन्यवाद दोस्तों।